मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपके लिए डेली 11 बजे एक शानदार सेशन लेकर आता हूं जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को एंड कर देंगे। फिर कल क्या स्टार्ट होगा? कल स्टार्ट होगा एज। मजा आएगा, लेकिन ये चलेगा रेशियो ही है ना, क्योंकि जो एज चैप्टर है और अपना ये मिक्सचर है, ये सब रेशो के ही पार्ट है। पार्टनरशिप है, रेशो का पार्ट है। ठीक है, तो चलेगा रेशो ही, लेकिन नाम बदल जाएगा, एज हो जाएगा, है ना, क्योंकि एज में फिर लड़ाई कंसेप्ट लगने वाला है। जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। चलिएगा, जुकाम भाई साहब खतरनाक चीज है। चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, डेली 11 बजे आपके लिए चलता है रेशो एंड प्रोपोर्शन और आज हम इसके जो खास क्वेश्चन है वो करेंगे। 12:30 बजे स्पेशली फॉर ग्रुप डी और 5 बजे मेरा नया फाउंडेशन बैच, इसका नाम है बिगिनर टू एक्सपर्ट, लॉन्च हो गया, शुरू हो गया। आप बस जुड़ने की देरी है, आप मेरे साथ जुड़िए। एक बैच तो कल शुरू हो गया है और 25 तारीख से जो शुरू होने वाला है वो भी आपको मिल जाएगा। 6:30 बजे क्या होता है, इसी 11 बजे वाली क्लास का टेस्ट होता है। ये टेस्ट आपका लाइव होता है। लाइव मतलब मैं सामने मौजूद रहता हूं, आपको मैं टाइम देता हूं और उस टाइम के अकॉर्डिंग आप इस टेस्ट को रन करवाते हो। और डेली रात को 8 बजे आपका मॉक टेस्ट लगवाता हूं, जो कि अब तो एनटीपीसी सीबीटी 2 और अपने ग्रुप डी और अन्य जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए जरूरी है। मैंने आपसे ये कहा था कि बहुत सारे बच्चों का यूपी SSC का एडमिट कार्ड आ गया है ना, पीईटी का। दूसरी बात, सीजीएल के पेपर चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा जो तुमने ना पढ़ा हो और ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है जो हमने ना पढ़ाया हो। सो बिल्कुल निश्चिंत होकर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करते रहो मेरे साथ में मिलकर। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि अलग कुछ नहीं आएगा, आएगा वही जो पढ़ के जाओगे। एग्जाम सभी की तैयारी करवा रहा हूं और इस कॉन्फिडेंस के साथ करवा रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन अपनी क्लासरूम से आए। ये भी है, और इक्का दुक्का क्वेश्चन आउट भी हो सकता है, लेकिन वो फिर हम कंसिडर कर लेते हैं ना, मेरे कंटेंट में ऐड हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो रेशो प्रोपोर्शन अभी चल रहा है और इसी में बहुत सारी चीजें आएंगी अभी, है ना। एज चालू होने वाला है कल, तो साहिल 10 एज ए कोड आपको लगाना है, मेरे साथ में जुड़ना है अनअकैडमी पर। किसी भी कैटेगरी में अगर आप जुड़ते हो तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। एसएससी में आपको अपना फाउंडेशन मिल जाएगा। 6:30 बजे आपका टेस्ट होता है जो कि आपको देना है, 11 बजे वाली क्लास से संबंधित है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको टेस्ट भी देना बनता है बॉस, क्योंकि यार ये जो पढ़ा रहा हूं ना 11 AM, उसी का ही आपका पूरा निचोड़ है दिन भर का। लाइव होता है ये टेस्ट और छोटा सा टेस्ट होता है, जो पढ़ोगे उसी का होगा। ये तोहफा है मेरी तरफ से, ठीक है। और रात को मॉक टेस्ट होगा ही होगा 8 बजे, 12:30 बजे है ही। बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता है, जो हो गया सो हो गया। जिनके रिजल्ट में सर आपकी बुक ऑर्डर कर दें आज, हाँ कर दो, आज अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। सब स्टॉक में अभी थोड़ा बहुत आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, लेकिन अभी स्टॉक में आज आ जाएगा सारा मामला। ठीक है, चलिए, तो आज बुक आ जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे, है ना। देखिए, तो बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। ठीक है, तो यहां पर हम यही कहेंगे आपसे कि बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता है डियर, ये ध्यान रखना आप लोग हमेशा। जैसे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, रह गए, या फिर आपने ये छोड़ दिया कि यार हमारी सारी की सारी जो चीजें हैं सर खराब होती चली जा रही हैं, अब उसे आप नहीं बदल सकते। आप पास्ट को कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ बदलना है तो आप बदल सकते हैं अपना आने वाला कल। और वो कैसे? जो कमियां हमने बीते कल में की, उन कमियों को सुधार कर। तो इसलिए दोबारा से उठो, दोबारा से जम के तैयारी करो। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन करने वाला, मेहनत करने वाला एक ही है, जो कि आप। तो आप खुद को संजो के रखो, खुद को वेस्ट मत करो टेंशन में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। और जीवन में सफल होना है तो 5 वाक्य कचरे के डिब्बे में डाल देना। चलिए भैया, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन से लेके। सो लेट्स बिगिन। यहां से ले रहा हूं मैं, जो चौथा नंबर क्वेश्चन रह गया था अपना पिछले वाला, यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अभी आप पढ़ाई करिए, अभी हम फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो भाई, ABC, ये A है, ये B है, ये C है। इसकी आय का अनुपात दे रखा है 7:9:12। दे दिया। उसके एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है, तो ये उसकी इनकम का रेशो है और उसके एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है?
एक्सपेंडिचर का रेशो है 8:9:15 है। ठीक है सर। अब यहां पता है, आप मुझे बताओ क्या ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात से रिलेटेड है क्या? क्या ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात से रिलेटेड है क्या? बोले नहीं है। यानी कि अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको 7x, 9x और 12x लिख सकते हो, और इसको आप 8y, 9y और 15y लिख सकते हो। यस, हाँ अलग अलग है ना। आगे अब इनमें रिलेशन कैसे निकलेगा? एक लाइन देगी, हमेशा देगा एग्जामिनर कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। 1/4 बचाता है तो खर्च कितना करेगा? ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो खर्च 3/4, यानी कि ए अपनी आय का 3/4 खर्च करता है, और यही जो खर्चा है इस 8y के बराबर है। आप में से सभी को क्या परिस्थिति क्लियर हो चुकी है क्या? एक बार हां या ना में जवाब दे दें कि ए अपनी आय का 1/4 अगर बचाता है तो खर्च करेगा 3/4, जो कि आपके 8y के बराबर है, खर्चे के बराबर है। बराबर कर दो। यहां से आपका x और y का जो अनुपात आ रहा है ये आ रहा है 32/21। बस अब आपका मामला सेट हो गया। x को 32 रखना है, y को 31 रखना है। बोला क्या गया है? बचतों का अनुपात। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था एक टाइम पे, और यही तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो क्यों ना आप ऐसे ही प्रश्न को करके जाएं, तैयार रहे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं सर 31 रखूंगा तो देखो कितने, इसको रख दो 32, तो 32 × 7, 9 × 32, जो जो x है वो x रख दो, 12 × 32, ठीक है। और यहां रख दो y की वैल्यू 31, तो 31 × 8, देखो 4 में से 8 गए तो 6, तो 56, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिट डिजिट से ही कर लिया, ठीक है। घटा सकते हो आप, हर किसी को रख के घटा दो, क्योंकि बचत का अनुपात पूछा है ना, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते जाओगे तो बचत आती चली जाएगी। जरूरी क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना पहले, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, प्लीज पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम है, ग्रुप डी की तैयारी भी करना है, प्लीज हेल्प। तैयारी करो यार। अब इसमें मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे आपकी मदद करूं, लेकिन मैं ग्रुप डी की तैयारी आपको करवा रहा हूं, साथ के साथ अन्य सभी एग्जाम्स की करवा रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सर 21 होगा। हाँ सही कह रहे हो यार, मेरे से मिस्टेक हो गई है ना, यहाँ 21 आएगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन को करके बताओ आप। ये मजेदार प्रश्न है, ये पेपर में आता है, मतलब ये सारे क्वेश्चन है ना ये सेलेक्टिव है, इसी टाइप के आते हैं। 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 का अनुपात है, यानी कि एक वर्ष ये रहा और एक वर्ष ये रहा, यानी कि 2:3 है। क्रमागत यानी कि पिछले साल ये है, अगले साल ये है, मतलब कोई भी क्रमागत है यानी कि 1 साल का गैप है, ठीक है। और व्यय का अनुपात 5:9 है। अब बोला गया है कि मेरी आय दूसरे वर्ष से 45,000 हो, मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 हो, तो भाई 15-30,000 हो जाएगी पहले वर्ष में। पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है, तो 25,000 हो जाएगा, 5 = 25, ये हो जाएगा 45,000। जो है वो है। तो दोनों वर्षों में मेरी कुल बचत, तो बचत केवल यहीं से आ रही है 5,000, यहां से तो कोई बचत ही नहीं, सारा ही खर्चा हो गया, तो केवल बचत यही वाली है, क्योंकि इनकम में से खर्चा घटा दोगे, 5,000 की बचत है, यहां से कोई बचत नहीं आ रही, तो 0 आंसर। यहां से तो 0, यहां से आपका 5,000, तो 5,000 कुल पूछा गया है, तो दोनों को जोड़कर कुल बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रह गया था, सारे टाइप सारे कवर कर लेंगे आज अपन। चलो इसका जवाब दो मुझे आप। अभी तो कॉइन वाले भी करने वाले हैं। एक बच्चा क्या कह रहा है, सर गुरुजी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कुछ और कंटेंट। कुछ नहीं पढ़ना आदित्य, कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो।
रात को 8 बजे मॉक टेस्ट लगाओ मेरे साथ में मिलकर, सुबह 11 बजे वाली क्लास लो, कंसेप्ट रिवाइज हम कर लेंगे, पेपर अभी टाइम है, होगा टाइम होगा ग्रुप डी के बाद ही होगा, ठीक है। और बढ़िया तरीके से करेंगे, मैं सेट भी लेकर आऊंगा तो उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी, तो हो जाएगा। मतलब पेपर मैं आपको दिखा भी दूंगा सीबीटी 2 के एक दिन, सीबीटी 2 का एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा, और मेरी गारंटी है 35 में से अगर आप 32 ना कर दो तो, ये मेरी गारंटी अभी भी, आज भी। तो आप टेंशन ना लो, सब पूरा सेट है मामला, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। देखिए 1.8 3.2 के बीच मध्य अनुपात 5 और x के तृतीय अनुपात का अनुपात 4/3 है। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं 1.8 और 3.2 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात क्या होगा, √AB। तो 0.1 छोड़कर आएगा ही आएगा, यहां 9 है, यहां 16 है, या फिर यहां 64 है, तो 3 और 64 का हो गया 8, यानी कि ये हो गया 2.4। एक चीज मुझे नोटिस की है मैंने, बस एक चीज नोटिस क्या की है कि ज्यादातर बच्चों के वो क्वेश्चंस गलत हुए जो थ्योरी पर बेस्ड थे, कि किसी भी बिंदु का बिंदु पथ वाला हो गया, या फिर कोई संरेखी बिंदु है तो एक बिंदु तीसरे प्लेन पर आ गया, वो वाले प्रश्न गलत हुए। तो उन पर मेरे को ज्यादा फोकस कराना है इस बार, है ना, जहां मैंने देखा है ना। तो देखिए यहां पर आ गया मध्य अनुपात आ गया सर, 5 और x का तृतीय अनुपात, तो 5 और x का तृतीय अनुपात होता है x², अनुपात है ना, तृतीय अनुपात x²/5, तो 5 यहां आ गया, और इनका जो अनुपात है वो 4/3 है, तो ये 12 हो रहा है, तो 4×3 12, x बराबर आ गया 3, x ही तो निकालना होगा, हाँ, तो 3 आंसर हो गया ए। करिए, ये भी अच्छा है, पढ़कर करिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं हूं समझाऊंगा। ये वो है प्रोपोर्शन वाला, नहीं नहीं, बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए मैथ्स में, मेरे पास कम से कम कल 1000 मैसेज थे टेलीग्राम पर, बहुत अच्छे नंबर आए बच्चों के मैथ्स में, तो काफी अच्छे नंबर आए, और जीके ले गई उनको। एक पिकनिक पर गए व्यक्तियों की संख्या प्रति व्यक्ति खर्च का गुणनफल स्थिर है, यानी कि कोई व्यक्ति, नंबर ऑफ पर्सन इनटू पर व्यक्ति खर्च, यानी कि पर पर्सन एक्सपेंडिचर का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यदि पिकनिक पर 5 व्यक्ति अधिक जाते हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च 80 रुपए से बेहतर हो जाता है। तो डायरेक्ट पता है आपको, वो 1/1 वाला केस है, तो वही पहले 80 था अब 72 हो गया, तो खर्चे का रेशो हो गया 8 2.5 8 नाम, तो ये खर्चे का रेशो है, तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशो कितना हो जाएगा, 9 से 10। पिकनिक पर गए लोगों की संख्या बताओ, 5 अधिक जाते हैं, तो एक बराबर आपका अगर 5 है तो 9 पड़म 45 और 50, तो गए लोगों की संख्या कितनी है, पिकनिक पर गए लोगों की संख्या यदि 5 अधिक जाते, तो यदि बोला गया है ना, तो दिस इज काल्पनिक कंडीशन, ये आपकी वर्चुअल कंडीशन है, एक्चुअल में 45 ही गए, तो आंसर आप क्या दोगे, 45 दोगे, ना कि 50। ये बात आपको क्लियर हो रही है मेरे कॉन्सेप्ट से, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से देख लो और ध्यान से समझ लो कि आंसर 45 ही क्यों होगा। कई बच्चा सोच रहा होगा सर बाद में 5 आ भी तो गए थे, 50 आंसर दे आते हैं कई बच्चे, तो 50 आंसर गलत है ना, क्योंकि जब किसी प्रश्न में काल्पनिक कंडीशन आ जाती है, वर्चुअल कंडीशन को कैसे पहचानेंगे, पढ़कर, कि यदि पिकनिक पर, अरे यदि वाली बात इज द वर्चुअल कंडीशन, यानी कि ऐसा होता तो वो होता, वो नहीं लेना है, वो यदि है, जो एक्चुअल है वो शुरुआत वाला ही होगा। नेक्स्ट करिए, दीपक कह रहे हैं सर मुझे आपके आंसर की बहुत जरूरी है, 55 नंबर आ रहे हैं अहमदाबाद पर, समझ नहीं आ रहा कि CBT 2 की तैयारी करें या ना करें।
ये सोचकर बिल्कुल मत पढ़ो कि आप CBT2 की तैयारी कर रहे हो। आप पढ़ने के लिए पढ़ाई करो, ये मेरा जवाब है। क्योंकि पढ़ने के लिए अगर पढ़ाई करोगे कि भाई मेरे को तो जो चल रहा है उसे कंटिन्यू करता हूं, तो अपने आप कहीं ना कहीं निकल जाएगा पेपर। एग्जाम के लिए पढ़ने से पेपर नहीं निकलता है, पढ़ाई करने से पेपर निकलता है। ये बातों में बहुत फर्क है। अगर आप जिस दिन इस फर्क को समझ लिए ना, उस दिन आपका सिलेक्शन हो गया। आप पढ़ने के लिए पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपनी क्लास में क्यों लिखवाया मैंने और गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्ट रहते हो हमेशा। तुम्हें चाहिए रेलवे तो रेलवे ओरिएंटेड है, एसएससी तो एसएससी ओरिएंटेड है। ऐसा कभी नहीं होता है भाई। यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन आते हैं, आप जाके देखना कभी पेपर। तो बस पढ़ाई पर फोकस करो आप। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अब 3 टुकड़े हैं सर, 3, 5 और 7, लेकिन हम देखते हैं 12 और 3 15, 15 का स्क्वायर यानी कि टोटल आपका कितना हो गया 225। तो 225 क्या है, हीरे का जब जुड़ा हुआ होता तो ये मूल्य होता, क्योंकि प्राइस जो है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। सो अब मैं इनको तोड़कर देखता हूं तो 3 3 9, 55 25 और 7 7 49, 49 और 9 58, 58 और 5 63, 63 और 20 83, तो 83। तो यहां कितने का लॉस हो रहा है भाई? यहां अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं तो ये लॉस ही है, और इतने रुपए की हानि हो गई। ये लॉस है, 5 में से 3 गया तो 2, और 14 और 8 22, तो 142 बराबर 21300। 3 से कट रहा है क्या? देखो, हाँ चलिए, किससे कट रहा है वो कटिंग देख लो क्या हो रही है। 83 142 बराबर 21, तो x बराबर 225 आ रहा है, यानी कि 1 बराबर 225 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है वास्तविक मूल्य, तो 225 इंटू 225 है ना। हीरे का वास्तविक मूल्य रुपए में क्या था, यही आ रहा है ना? कितना आ रहा है एक बार चेक कर लो यार, है ना। 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? 225। कितनी बार जा रहा है? मैं काट ही लेता हूं ना। 213 अपॉन 142, 1.5 बार जा रहा है। ठीक है भाई, आंसर आ गया। तो 1.5 बार जा रहा है, और ये हो जाएगा यानी कि कितना, 150 गुणा कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 3375। क्यूब हो गया ना 15 का। अगला क्वेश्चन करिए, ये भी करिए आप लोग, क्या आंसर आता है बताओ। मनीष कुमार कह रहे हैं सर एनटीपीसी में टोटल 73 राइट हुए हैं, 60 राइट 67, 6 रॉन्ग, रॉ मार्क्स 65, 1/3 है ना। हाँ ठीक है, कोई चांस बन रहा है क्या? शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा मनीष। शिफ्ट अगर थोड़ी सी भी मॉडरेट रही तो रॉ मार्क्स बढ़ जाएंगे। सो इट विल बी, मतलब मे बी वाला केस है आपके साथ, है ना। सो तैयारी करते रहो, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तैयारी काम आएगी, कोई ऐसा नहीं है वेस्ट नहीं होगी कुछ। देखो 2 3 5 टोटल अगर हम बात करते हैं 10 का हो गया 100, 10 का स्क्वायर। बाकी यूट्यूब पे देखकर तो ऐसा लगता है कि कट ऑफ तो आई गई है, रिजल्ट तो सबने सुना ही दिया। क्या मतलब, भसड़ कहते हैं मच गई है, कोई कुछ भी बता रहा है यार। मेरे को तो देख देख के हंसी आ रही थी कल। 4 9 और 25, तो 25 और 9 कितना हो गया, 34 और 4 38, तो लॉस कितने का हो गया सर? इतने का लॉस हो गया, और ये लॉस कितना है, 62 का लॉस है, और ये 62 का जो लॉस है ये 2790 के बराबर है। अब नया मूल्य निकालना है, यानी कि 38 की वैल्यू निकालनी है। सो देखिए कितना आ रहा है। रेलवे भी सोच रहा होगा, बोले अब कट ऑफ तो निकाल ही दिए इन सब ने। तो आपका जो न्यू मूल्य आ जाएगा 38 की वैल्यू आ रही है 171 1710। काटा पीटी कर लेना भाई, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा है, इसको दिमाग से करोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। एक एक क्वेश्चन को पढ़कर करो, आपको खुद को लगेगा कि सारे टाइप कवर हो रहे हैं मेरे। चलिए, और कल से एज शुरू होने वाला है, आयु, हर एग्जाम में आता है। नहीं नहीं, बाइलैंग्वेज है भैया ना, बाइलैंग्वेज है बुक, हिंदी में नहीं है केवल यार, सभी जगह के बच्चे पढ़ते हैं, बाइलैंग्वेज है। एक ऑडिटोरियम में साइंस एग्जीबिशन चल रहा था। पहले दिन 14 व्यक्ति, दूसरे दिन 12 व्यक्ति, तीसरे दिन 10 व्यक्ति आए। तीनों दिनों में उनमें से प्रत्येक के लिए प्रवेश शुल्क 2, 3, 5 था। यानी कि 14 दिन 14 व्यक्ति आए, दूसरे दिन 12 आए, तीसरे दिन 10 ही आए। प्रवेश शुल्क इसके लिए 2 रुपए रखा गया, इसके लिए 3 और इसके लिए 5। तीनों ने मिलाकर कुल इतनी धनराशि थी, यानी कि 14 दूनी 28, 12 तिया 36 और 10 पंजे 50। तो ये हो गया सर 86, 86 और 8 94, 94 और 20, तो ये हो जाएगा 114। 114 बराबर कितना है? 6840। तो यहां बोला गया है कि प्रथम दिन एकत्रित राशि पूछी गई है, तो पहले एक रेशो की वैल्यू आप निकाल लो। हाँ हाँ, पहले एक रेशो की वैल्यू आप निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां ये आपको साफ साफ दिख रहा है सर, ये 60 बार जा रहा है। ये अगर आपका 60 बार चला गया तो आपको बोला गया है कि पहले दिन की बात कर रहे हैं, तो 28 इंटू 60 करोगे तो 28 इंटू 60 करने पर 8 छिंग 48, 6 दूनी 12 और 4 1680 रुपया हो गया। तो पहले दिन आपका जो कलेक्शन है, वो जो रुपीस का कलेक्शन हुआ है, वह 1680 के बराबर है। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब ट्राई करो, है ना, अपने आप सेंस डेवलप होगा। ये रेशो हर चैप्टर बहुत बढ़िया है। चलिए कैसे करोगे देखते हैं। दो स्टेशनों के बीच पहले, दूसरे और तीसरे श्रेणी का भाड़ा दे रखा है सर। तो पहला फर्स्ट क्लास का 10 रेशो है, और दूसरे क्लास का और तीसरे क्लास का। पहले क्लास, दूसरे क्लास और तीसरे क्लास में एक दिन में यात्रियों की संख्या 3 है, 4 है और 10 है। उस दिन टिकट कुल बिक्री इतनी हुई, तो कुल टिकट की बिक्री इतनी हुई। ओके, बात को सुनना, यात्रियों की संख्या इतनी है, अब आप कुल बिक्री, यानी कि कुल टिकट की कुल बिक्री इतनी रुपए है, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 30, 8 चौके 32, 62, 62 और 30, 92। तो 92 रेशो बराबर कितना हो गया? 8050। 23 से आप काट सकते हो, 23 चौके 92, 23 तिया 69, बचे 11, 23 पंजे 115। ठीक है, तो 4 रेशो बराबर ये है। तो दूसरी श्रेणी के टिकट कितने रुपए के थे? तो 4 रेशो बराबर 350 है, तो 32 निकालना है, तो 8 का दोनों तरफ गुणा करो, तो ये हो जाएगा सर 7 चौके 2800 रुपया। तो 2800 आ गए, क्योंकि 32 रेशो ही निकाला है मैंने डायरेक्टली। तो मैंने पहले एक रेशो की वैल्यू, सर मिक्सचर एंड एलिगेशन, हाँ हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन इसी के साथ होगा। जैसे कि ये चैप्टर होगा अब आज खत्म, कल होगा एज। तो आज जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आज शाम को आपका टेस्ट है उसका 6:30 बजे, डेली होता है। जो भी पढ़ते हो ना वो जरूरी है, टेस्ट है ना, टाइम के अकॉर्डिंग। कल से शुरू हो जाएगा आयु, है ना, तो आयु करेंगे पूरा अपन 2-3 दिन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मिक्सचर एलिगेशन एक साथ, फिर पार्टनरशिप। तो ये रेशो के रिलेटेड चैप्टर्स हो जाएंगे सारे, है ना, फिर SICI ऐसे होगा। तो आप बस कंटिन्यू पढ़ो। नेक्स्ट करो, अगला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, दिमाग लगाते हैं पहले।
अरे जहां नहीं मिल रही वहां बोलो उससे, बोले ये बुक मंगा भाई 99 में मंगा लो, क्या है, क्योंकि फिर वहां से महंगी पड़ती है ऑनलाइन से, तो ऑनलाइन ही मंगा सकते हो घर पे बैठकर। देखिए, अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 है। यानी कि देखो अंग्रेजी और मैथ्स के कुल इतने हैं, अब इन दोनों में उनके प्राप्तांकों का अंतर 10 है। कहानी क्या चलेगी, बोट एंड स्ट्रीम, इंग्लिश और मैथ में कुल अंक। अब थोड़ा सा मैच्योर हुआ करो, देखो और अंतर कितना दे रखा है इंग्लिश मैथ में 10। तो हम इंग्लिश में निकालना चाहते हैं, तो आपने बोला ना बड़ा वाला निकालना है, तो दोनों को जोड़कर बटे 2, तो 180 बटे 2 90। मैथ्स में निकालना है तो कितना हो जाएगा 160 बटे 2 80। तो आपको क्या निकालना है, इन दोनों का रेशो निकालना है, तो 9:8 सी 9:8। नेक्स्ट आइए, पराग तिवारी, ऐसा नहीं है पराग यार, तुम्हारी सोच है यार ये तो। अब मैं तो बोलूं पराग तुम तो डेली पढ़ने आते ही नहीं हो, मैंने तुम्हारा नाम पहली बार ही सुना है, अब आप कहोगे नहीं सर मैं तो आता हूं, तो ये कन्वर्जेशन तो वर्चुअल चलते हैं। हम किसी के बारे में कोई भी परसेप्शन बहुत ही जल्दी बना लेते हैं, चाहे उस आदमी को आप जानते ही ना हो, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। देखिए, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, तो लड़कों से 20% अधिक है 5 से 6। इस कक्षा में कुल इतने विद्यार्थी हैं, तो 11 रेशो बराबर 66, 1 रेशो बराबर 6, लड़के हो गए 30, लड़कियां हो गई 36। कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाती हैं, तो ये हो गया 40। अब रेशो कितना हो जाएगा 3:4। नेक्स्ट करिए, आराम से करना। किरण आने दो बस, है ना, जीडी की आने दो, तब मैं बता दूंगा, है ना, जीडी की बुक आएगी तब मैं बता दूंगा। तैयार हो रही है, 15 एक दिन में आ जाएगी, है ना। देखिए, ए और बी के पास 158 रुपए की राशि है। जितनी ए और बी के पास है उससे 101 रुपए कम सी के पास है, तो सी के पास कितनी है 158 से 101 रुपया कम, यानी कि 57 रुपया। बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है, तो बी के पास कितना है, ये हो जाएगा 3, 60, 80। ठीक है, तो ए के पास कितनी बचेगी, 80 घटा दो बस 78। तो बस कहानी पढ़ पढ़ के निकल कर आ रही है। नेक्स्ट आराम से करो, ये मैं ऐसे डेटा इसलिए लेकर आया हूं कि ये आ रहे हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड डेटा आते हैं पेपर में। सर मेरे रॉ मार्क्स 75 हैं कलकत्ता जोन से, मेरा मैथ में 30 में से 28 सही हुए सर, बहुत अच्छे भाई। विष्णु 19 मत मंगाना इतने में यार। देखिए कैसे करेंगे, आओ। एक धनराशि 340.68 रुपए को एल एम एम में इस प्रकार बांटा जाता है कि एल ने एन से 5.72 रुपए अधिक मिलते हैं, और एम को एल से इतने, एन को एल से, तो एल को मैंने मान लिया x रुपए मिलते हैं, तो एन को कितने मिलेंगे x प्लस 5.72। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आराम से ऐसे करो आप, एक सिंगल वेरिएबल में लेके चलो। एल को एन से, ओहो ओहो,
एन को एक्स मानो, आप जिससे बोला जाए ना उसको एक्स माना करो। तो एल को एन से इतने रुपए ज्यादा मिले, एम को एल से इतने रुपए अधिक, तो इसमें ही मैंने क्या कर दिया, 2.24 को जोड़ दिया और टोटल रुपए इसके बराबर है। तो 3x बराबर 3x प्लस 5.72, 5.72 और 2.24, तो 4 और 2, 4 और 4 8, 7 और 7 14 और 2 16, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13.68। अब देखो कट गया ना अपने आप, और ये बराबर है 340.68 के। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 68 से 68 गया, 13 चला गया, तो ये हो जाएगा 327। तो x बराबर कितना हो रहा है, 109। तो n को कितना मिला, 109 रुपया। l को भी निकाल सकते हो, m को भी निकाल सकते हो, लेकिन पूछा इसी का गया है तो हम तो इसी का बताएंगे भाई। नेक्स्ट, आराम से करो, कॉइन पे आधारित प्रश्न आ चुके हैं। तो यही होता है रिवीजन, इसलिए कहते हैं जो आप पढ़ रहे हो शाम को टेस्ट लगाओ, शाम को टेस्ट लगाओ, उसके बाद यहां क्लासरूम में जब होंगे तो और रिवीजन हो जाएगा, तो चीजें अपने आप आ जाएंगी। अब देखो करके बताओ मुझे अब। चलिए, एक थैले में 90 रुपए की राशि है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। अब बोला जा रहा है सर 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो 2:3:5 है। तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दो सर। तो 90 रुपए अगर आपको इकट्ठे करने हैं तो पैसों में काम चलाइए और अपनी जान बचाइए। 25 या 75 और ये 50, तो ये हो गया सर 150 और 25, 225। तो 225 पैसे बराबर 90 रुपए को हम क्या लिख सकते हैं, 9000। 225 से आप जानते हैं ये कटेगा 4 बार, तो 1 बराबर 40 आ गया। अब बोला क्या जा रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 रेशो है, तो 1 बराबर 40 है, तो 4 तिया 12, 120 आपके नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। भाई लाइक जरूर करते रहे, काफी बच्चे लाइक नहीं करते हैं, ये जरूरी है, मतलब पता तो कैसे चलेगा लाइक करते हो नहीं करते हो, तो लाइक से, बटन से। अगला प्रश्न करके बताओ, मजा आएगा आपको, एक बार ट्राई कर लो, सब रिवाइज हो जाएगा। देखिए, एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। अब कुल सिक्के कितने, 210 हैं, लेकिन बोला गया है कि सिक्कों की संख्या बराबर है, बराबर है, तो सिक्कों की संख्या जब बराबर ही है, उन सब, अरे यार ये क्या मजाक है भाई, जब सिक्कों की संख्या बराबर है और सिक्के दे ही रखे हैं आपको कितने, 210 हैं, तो सिक्के कितने हो गए प्रत्येक के, 70। पैसे जोड़ लो बस। वाह यार, बड़े मजाकिया है ये प्रश्न। 70 रुपया, 35 रुपया और 35/2। 35/2 करोगे तो कितना आ रहा है, ये अपना आ जाएगा भाई 16, 17.5।
यही आ रहा है क्या आंसर? गड़बड़ है भाई साहब, गड़बड़ तो नहीं है? हमारे समझने में मिस्टेक हो गई होगी, तो वो समझ समझ को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जब ही समझ पाएंगे। तो यहां अपने पास 7x आ रहा है और x बराबर 30 आ रहा है। क्या गड़बड़ हो गई यार? अरे यार, कहाँ गड़बड़ है? सर वैल्यू दिया है। अरे यार, सिक्कों की राशि बराबर है। ओके, मैंने सिक्का देखा और बराबर देखा, ये राशि का कितना फर्क पड़ गया। 50 पैसे, 1 रुपया और 25 पैसे। अब आई बात समझ में। तो यहां अपने पास राशि बराबर है। तो अब मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर ये वैल्यू है और ये डिनोमिनेशन है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स x, आधा का 2x और 4x। हाँ अब ठीक आ रहा है। तो ये हो गया 7x बराबर कितना, ये कॉइन्स है अपने 210, x बराबर 30। अब ठीक है सर। तो टोटल धन पूछा है, तो 30 30 30 90 रुपया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ढंग से पढ़ लेना, गलतियां हो जाती हैं और इस चीज को आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जुकाम की वजह से ये दिमाग थोड़ा सा स्लो काम करता है, और एक लीवोसिट्रिजिन ले ली थी रात को, ऐसे झूम बराबर झूम होता है फिर उससे, है ना। कोल्ड की दवाई थी, तो मैंने कहा लेते हैं, देखते हैं ट्राई करके क्या होता है इससे, इसीलिए मैं लेता नहीं हूँ। वो दवाई का ऐसे 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 असर रहता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन हमेशा याद रखना, कभी बीमार पड़ो तो अपना रूटीन मत छोड़ना। चक्कर क्या है कि अगर तुम पड़ गए ना, ज्यादा शरीर पकड़ लेता है। अगर तुम करते रहोगे ना, काम नहीं छोड़ना है, काम रेगुलर चलते रहना चाहिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए, कैसे करोगे भाई? एक बैग में 2 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वह 3:5:7 है। 51.25 रुपए बन गए सर ऐसे हमारे। तो मैं पैसे में लेके चलूं तो ये हो गया सर 600 पैसे। 600 कैसे हुआ? 2 रुपए को 200 पैसे कहते हैं। ये हो गया सर 250 पैसे, और ये हो गया 25 सत्ते 175 पैसे। 5 7 और 5 12, 7 और 2 9 और 1 10, 1025 बराबर 51.25। इसको आप 5125 लिख दो। अब साफ साफ दिख रहा है, 5 बार जा रहा है, तो 1 बराबर आपका 5 आ गया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25। 25 सिक्के। चलिए भाई, खींच के लाइक करके बताओ यार, सारे के सारे बच्चे एक साथ ही, आधे से भी कम लाइक है। नेक्स्ट करके बताओ। CBT 1 में 41 मार्क्स बन रहा है गोरखपुर जैन से, जनरल कोटा कम है भाई, है ना।
एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 220 है। इनका कुल व्यय, कुल मूल्य 160 रुपए है, यानी कि मूल्य भी दे दिया 160। यदि थैले में 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से 3 गुना है। सिक्कों की संख्या की बात कर रहा हूं मैं ना अभी, ठीक है, ठीक है। और कुल अपने पास 220 सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ मूल्य भी दे दिया अपन को, और मैं ये कहूंगा कि भाई मूल्य अगर दे ही दिया है तो इसमें आपका ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, ये तो अपने पास उस मूल्य में से घट जाएगा। बचा हुआ हिस्सा आपको निकालना है। आराम से करेंगे। ये बहुत प्यारा प्रश्न है और ये नया टाइप है ना, अच्छा टाइप है। तो सर क्या करें इसमें, आप भी बताओ। मैंने कहा भाई देखो, तरीके तरीके की बात होती है कि 220 कॉइन का हिसाब किताब जो है वह किसके बराबर है भाई। टोटल 220 कॉइन 160 रुपए के कुल मूल्य के बराबर है। एग्री करते हो ना कि 220 कॉइन 160 रुपए के बराबर है। अगर मैं बात करूंगा कि 11 सिक्के कितने के बराबर हो जाएंगे, 8 रुपए के बराबर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर भाई टोटल 11 है तो आपने क्या किया, मैंने इसको 20 का डिवाइड कर दिया, उसमें भी कर दिया कि वो 8 रुपए हो गए और ये 11 सिक्के हो गए। अब मैं 11 सिक्कों को देखो कैसे बांटता हूं। मैं 11 सिक्कों को इस तरह से बांटता हूं कि भाई 25 पैसे का एक यहां पर हो गया, 50 पैसे का स्लैब यहां पर हो गया और 1 रुपए का स्लैब यहां पर हो गया। सुनना, और 8 रुपए को भी मैं ऐसे बांट रहा हूं कि 3 तरह से ये कैसे बटेंगे। अभी देख, तरीका देखना, मजा आ जाएगा। तो बोले गुरुजी कुछ ऐसा करो कमाल, ये क्वेश्चन करना है हमें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यार अगर मैं कह दूं कि यहां पर इसका 3 गुना है 1 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए के सिक्के 3 गुना है तो 1:3 में होंगे? बिल्कुल होंगे। यानी कि 25 पैसे के अगर आप 11 सिक्के बनाना चाहते हो तो 2 यहां मान लो और 6 यहां हो गया, 8 और 3 11। भाई 1 और 3 तो मान ही नहीं सकते आप, क्यों? फिर तो 4 हो जाएंगे। 50 पैसे के सिक्के इतने सारे कहां से होंगे हमारे पास? तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, 2 3 6 आ गया। अब इसी हिसाब से पैसे भी जनरेट कर लेते हैं। तो भैया देखो, पैसे अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो 25 पैसे के हिसाब से ये हो गया कितना, 98, ये हो गया अपना 1.5 रुपया और ये हो गया अपना 6 रुपया। क्या 8 हो रहा है? क्या बात है, तो अब तो सही है। यानी कि 1 यूनिट कितने कॉइन के बराबर है? 3 कॉइन के बराबर है। 1 यूनिट 3 कॉइन के बराबर है तो 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 60 कॉइन। यानी कि 50 पैसे के कितने कॉइन हो गए? 60 कॉइन हो जाएंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन था और तरीका भी मैंने आपको बढ़िया समझाया है बिना किसी एक्स के। क्लियर है क्या? बता दो भाई, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, भाई क्लियर हो रहा है ना मामला? 220 कॉइन को 160 रुपए के बराबर करना है। अब हिसाब किताब ये रहेगा कि मैंने इनको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। मैंने देख लिया भाई 11 कॉइन ही बन सकते, इससे ज्यादा नीचे कट ही नहीं सकता है? इससे ज्यादा नीचे कट ही नहीं सकता है। तो 11 हो गया और वो 8 रुपए हो गया। अब इस तरह से डिजाइन करो, एक 25 पैसे के सिक्के में कितने मानू? ये 1:3 में है। तो मैंने इसको 2 सिक्के माने तो ये अपने आप 6 हो गए, तो बचे हुए 3 हो गए क्योंकि टोटल 11 कॉइन है। इनसे धन निकाल दिया, धन ये आ गया तो ये 8 रुपए के बराबर है। तो अब बोला जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की टोटल संख्या बताओ सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 11 सिक्के हैं तो आपने क्या किया था, 20 का ही तो भाग दिया था यहां पर। तो अब 20 या 60 कर दो, 20 का गुणा कर दो। भाई यहां आपने 20 का ही तो भाग देकर 11 कॉइन को बांटा है। एक्चुअल में 220 कॉइन है तो ये 20 गुना ही तो है। तो 3 का 20 गुना करोगे तो 60 नहीं हो जाएगा क्या? 50 पैसे के सिक्के। थोड़ा टाइम लगता है, नया कॉन्सेप्ट है ना, लगता है। ठीक है, लगाओ आराम से सोचो। 220 से हमने 11 क्या लिया? रेशो लिया है हमने। ये 20 का डिवाइड करके मैंने ऐसे बांट दिया, ज्यादा आसान लग गया मेरे को ये। मैंने फिर यहां से हिसाब निकाल लिया कि भाई यहां तो 3 रेशो ही आ रहा है इसका, तभी बैठ रहा है 8 रुपये के बराबर और यही हिसाब भी है। तो ये अगर 3 रेशो है, एक्चुअल में 220 है तो एक्चुअल में ये 20 गुना है तो ये भी तो 20 गुना होगा।
नेक्स्ट करिए, एक एक क्वेश्चन बढ़िया है, ट्राई करो। चलिए सर, एक व्यक्ति बैंक से एक 600 रुपए का चेक भुनाता है, 600 रुपए का चेक है। बैंक उसके धन के भुगतान में केवल 10 रुपए वाले तथा 5 रुपए वाले नोट, जिनकी कुल मिलाकर संख्या 72 है, यानी कि 10 रुपए वाला नोट देता है और 5 रुपए वाला नोट देता है, और कुल मिलाकर उनकी जो संख्या है 10 रुपए वाले की और 5 रुपए वाले की 72 है टोटल। ठीक है, 10 रुपए वाले नोटों की संख्या का 5 रुपए वाली नोटों की संख्या से अनुपात निकालना है। कहानी आप समझ रहे हैं, सब लोग समझदार हो। मैं ये कहता हूं कि सारे के सारे अगर मेरे 5 रुपए के ही नोट होते, जेएसएम जिंदाबाद है यहां पर यार, ये आपके क्या है, डिनोमिनेशन है कि एक 10 रुपए के नोट है और 5 रुपए के नोट है कुछ, और वो कितने 72 है टोटल। मैं कहता हूं कि मेरे 10 रुपए का एक भी नोट नहीं है, सारे के सारे 5 रुपए के नोट है। मान लो भाई 10 रुपए का अपने पास एक भी नोट नहीं है, सारे के सारे 5 रुपए के नोट है, तो मुझे आप ये बताओ 72 नोटों का 5 रुपए के हिसाब से 360 रुपए बन गया, और प्रश्न कह रहा है कि 600 रुपए। तो 240 का क्यों आया दिक्कत, क्योंकि यहां पर सर 5 रुपए की कमी हुई है और वही 240 रुपए के बराबर है। एक रेशो बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। एक रेशो बराबर अगर आपका 48 हो गया है, एक रेशो बराबर 48 हो गया, यानी कि ये जो बचा हुआ हिस्सा है 72 में से 48 अगर आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 72 में से अगर आप 48 घटा दोगे 24, यानी कि ये अगर 48 है 10 रुपए के नोट तो ये 24 है, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। बी। मजा आ रहा है ना। तो अब आप कभी भी अटकना नहीं, क्योंकि मैं हमेशा आपको वो चीज सिखाई है मैंने हमेशा जो हर जगह काम आएगी। तो जेएसएम हमें एक उसके लिए ही नहीं सीखना है, हमें तो हर जगह लगाना है भाई, तो कर करके ही आती हैं चीजें कई दफा। हाँ, एलिगेशन अभी मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि एलिगेशन पढ़ाया नहीं, तो वो हर चीज का तरीका है भाई। खींच के लाइक जरूर करते रहें जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं आज, समानुपाती पर बेस्ड, इनको लगाइए। हाँ, दूसरा तरीका नहीं होता यार, मेरी क्लास में मेरे कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम जल्दी करते हैं। अब आप जैसे नए आए हो तो आपको वो मेथड सीखने होंगे, कैसे मैंने सब पढ़ाया है इसी क्लास की पीछे सीरीज में जाकर। चलिए, ट्रक चलाने के लिए ईंधन शुल्क मील प्रति घंटे में उत्पन्न गति के वर्ग के समानुपाती होता है, और 16 मील प्रति घंटे की दर से 48 रुपए प्रति किलोमीटर 48 रुपए प्रति घंटे खर्च है। सबसे किफायती गति क्या है यदि निर्धारित शुल्क यानी कि वेतन आदि की राशि 300 रुपए प्रति घंटा है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने नहीं किया आज तक मुझे पता है, इसलिए तो आपके सामने एक बेहतर विकल्प के तौर पर आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं। जो भी नया चीज होगा वो अपडेट होता रहेगा यहाँ पर फाउंडेशन बैच में, हर जगह। सो बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जवाब भी दे दीजिए। कल एज शुरू हो जाएगा भैया ना, ध्यान रखना, कल से अपना जो है वो एज शुरू हो जाएगा। तो एक ट्रक चलाने के लिए ईंधन शुल्क मील पर घंटा
के उत्पन्न गति के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि जो आपका फ्यूल है, फ्यूल चार्ज, वह प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, वो स्पीड के स्क्वायर के समानुपाती है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि जो अभी आप फ्यूल चार्ज ले रहे हो वो आपके स्पीड के स्क्वायर के समानुपाती है। ये बात आपको क्लियर है? यस सर। अब बोला जा रहा है कि और 16 मील पर घंटे की दर से 48 रुपए प्रति घंटा खर्च होता है। तो पहला हमें क्या निकल कर आया सर? हमारे पास पहली कंडीशन निकल कर आई कि अगर आप फ्यूल चार्ज की बात करते हो तो मैं समानुपात को हटाकर के मान लूंगा और स्पीड का स्क्वायर, फ्यूल चार्ज बराबर के इंटू स्पीड का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? बोले सर नहीं है। अगर मैं आगे बात करना चाहता हूं तो अब आगे बोला जा रहा है कि सर यहां पर 48 रुपए का फ्यूल चार्ज है और के की वैल्यू निकालनी है और 16 का स्क्वायर के बिहाफ पर। तो यहां आप देख रहे हो 16 × 48, तो के बराबर आ गया 3/16। तो के बराबर कितना हो जाएगा? 3/16, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाल ली 3/16। अब आगे बोला जा रहा है कि निर्धारित शुल्क यदि सबसे किफायती गति क्या है? यदि निर्धारित शुल्क यानी कि वेतन आदि की राशि 300 रुपए प्रति घंटा है, यानी कि वो निर्धारित है, यानी कि एक फिक्स चार्ज भी ले रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये आपका एक फिक्स चार्ज भी ले रहा है, यानी कि जब कभी भी आप कोई स्पीड को लिखोगे, जैसे कि आपका फ्यूल चार्ज आप देखना चाहोगे तो फ्यूल चार्ज आप कैसे देखोगे? इस कांस्टेंट को लिखोगे 3/16 और स्पीड का स्क्वायर, यही ना फ्यूल चार्ज होगा? अरे बोलो भाई, यही तो उसका फ्यूल चार्ज होगा। लेकिन उस फ्यूल चार्ज के चक्कर में ये जो राशि बन रही है वो तो ठीक है, इसके अलावा 300 रुपए और जुड़ रहे। एग्री करते हो नहीं करते हो? ये एक फिक्स चार्ज हो गया। बोले ठीक है सर, एग्री कर लेते, हमारा क्या जा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो भाई, किसी को कोई तकलीफ है क्या यहां तक? 40 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई, गजब का। भाई यहां तक आपके 300 रुपए ये हो गया। अब आपको सबसे किफायती निकालना है कि सबसे किफायती गति क्या होगी। यदि निर्धारित शुल्क भी दे रखा है, आदि की राशि 300 प्रति घंटा है, तो पर घंटे के हिसाब से मामला सेट हो रहा है हमारा। तो सर यहां सब ये अपने सामने निकल कर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आनी चाहिए। देखो बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं आपका। अब आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं कि जब कभी भी स्पीड की बात तो हमने कर ली, यहां पर ये फ्यूल चार्ज हो गया। अब आपको निकालना है फ्यूल चार्ज के हिसाब से, आपको गति निकालनी है, एक्सपेंसेस निकालने हैं। ये चार्ज अपना पर आवर हो गया। अब एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा टोटल जर्नी का, टोटल खर्चा। तीन बटे 16 स्पीड का स्क्वायर प्लस 300 रुपया। 3/16 स्पीड का स्क्वायर प्लस 300 रुपया। साथ के साथ में यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम है वो आ जाएगा। ये तो 1 घंटे का था, मैंने इसको मान लिया टी टाइम के लिए। आप में से किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, मेरे को बोल दिया करो, क्योंकि क्या है कि चीजें बढ़िया हैं, है ना, मतलब चीजें ऐसी नहीं है जो आप समझ रहे हो। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। ये अपना टी टाइम हो गया। तो जो टोटल खर्चे की बात आप कर रहे हो, टोटल कॉस्ट अगर मैं बोल देता हूं बराबर 3/16 स्पीड का स्क्वायर प्लस 300 रुपया जोड़ दिया, और टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। टाइम बराबर क्या हो जाएगा सर, दूरी बटे चाल। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। अब जब आप इसमें गुणा करोगे तो यहां पर हमारे पास कितना है, 3/16 डी, 3/16 डी एस प्लस 300 डी एफ अपॉन एस, यही होगा। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? यही होने वाला है। जो भी आपके सामने स्थिति दिख रही है वही मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आपको मैंने ये भी सिखाया है कि अब आपको क्या करना है। अगर आपको सबसे किफायती देखना है तो अब आप इसका कर दें डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। आफ्टर द डिफरेंशिएशन डीई
अपॉन जो भी अपना खर्चा है डी अपॉन डी डी डी, क्योंकि हम डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 3/16 3/16 प्लस 300/s², क्योंकि नीचे है तो ऊपर घात बढ़ जाती है, यही अपने पास होने वाला है और नेगेटिव में आएगी क्योंकि यहां अपॉन में है ना, इसलिए। अब ये किफायती लेना है तो 0 कर दो, तो 300/x² बराबर 3/16, s² बराबर 1600, s बराबर 40। तो ये सबसे किफायती आपकी स्पीड होगी जिस पर आप उसको दौड़ाएंगे तो बढ़िया माइलेज आने वाली है। ये एक्चुअल मेथड है, रटना नहीं है, आपको समझना है ना। डिफरेंशिएशन कर दिया ना, टोटल खर्चा था डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कर दिया, डी अपॉन डी डी, यहां डी चला जाता है और इस s जो है सिंगल पावर है ये खत्म हो जाएगी और आपके सामने क्या है 300/s², क्योंकि नेगेटिव में है, माइनस में है। चलिए इसके बजाय डायरेक्ट कराओ, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है ना भाई, अब ऐसे रटा दूं क्या फालतू में, जो तरीका है उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए इस क्वेश्चन को। हाँ, अच्छे क्वेश्चन है ना उनकी कदर किया करो, है ना। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे अच्छा क्वेश्चन दिख जाता फट जाते हैं बस, कि क्या हो गया, ये ए सी के सीधे समानुपाती है सर, बी भी सी के सीधे समानुपाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। चलो सर, हाँ, क्योंकि अच्छा मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चों को मेंटली आप ऐसे बन गए हो आजकल कि आपको जो मजा आता है तो बस मजा आता है, जब आसान चीजें होती हैं तो बस, जब आपको कुछ नया सीखने को मिलता है वहां आपकी शिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सो यहां समानुपाती का साइन हटाएंगे तो ए बराबर आपका केसी हो गया, बी बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा, या के डैश मान लेंगे, अलग कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना, के डैश मान लो क्योंकि सेम कांस्टेंट तो क्यों मानोगे आप, ठीक है। ये के सी मान लिया, के डैश सी मान लिया। अब निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये आपसे बोला गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी को अगर जोड़ते हैं आप तो निकल कर आ रहा है के सी प्लस के डैश सी, और ये भी अपने आप में अपना एक कांस्टेंट है, आपने के और के डैश को कॉमन ले लिया तो ये कांस्टेंट है, तो आपका ये समानुपाती होगा, यस। तो यानी कि पहला वाला सही है। अगर आप माइनस करते हो तो क्या होगा सर, a माइनस बी। अब मुझे ये लगता है कि a माइनस बी, है ना, यहां पर आपके सामने ये सारी स्थिति है कि यार ये भी ठीक है, यही गड़बड़ है, क्योंकि जब आप a माइनस बी करोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाना है, यहां k माइनस के डैश आ जाएगा, रहेगा तो प्रोपोर्शनलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोड़ी हो जाएगा भाई। तो ये आपका गलत है, मतलब ये जो ऑप्शन दे रखा है बी ये आपका गलत है, एक्चुअल में प्रोपोर्शनलिटी रहने वाला है ना, ये बात याद रखना, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये वही है, आप कहते हो ना कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो तुम तो बताओगे थोड़ी, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे पढ़ना है। तो ये मैंने पहले नहीं कराए थे आपको, लेकिन अभी जब एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके पढ़ो। देखिए x है ना y के व्युत्क्रमानुपाती है और y है ना z के समानुपाती है सर। x आपका y के व्युत्क्रमानुपाती है और y z के समानुपाती है, तो कहानी बस वही चलेगी, जिस तरह से आप समझ पा रहे हो कहानी उसी तरह की चलेगी।
कैसे सर? कि सर यहाँ हम x बराबर आप अगर के वाई मान लेंगे, k अपॉन वाई, और यहाँ y बराबर k डैश अपॉन जेड, k डैश इंटू जेड, तो x और z का बोला गया है सर। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना x और z को गुणा कर देता हूँ। तो x की वैल्यू रख देता हूँ k अपॉन वाई, और z की वैल्यू रख देता हूँ y अपॉन k डैश। तो y से y कट जाएगा, इट विल बी कांस्टेंट। तो आंसर आ जाएगा C। क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। मजा आ रहा है? तो C अपने आप एक कांस्टेंट आ गया। चलिए, सो ये आपके अच्छे क्वेश्चंस थे, ये आपको होमवर्क में करना है, चौथा क्वेश्चन और पांचवा, फिर अब आपका ये समाप्त हो जाता है पूरा का पूरा। बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल को आप हमेशा, आपके हाथों में होता है बदलना। तो यही मैं आपसे कहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो करना है वो आपके हाथ में है। 12:30 बजे ग्रुप डी करेंगे, शाम को टेस्ट होगा, इसमें पूरा मिक्स आएगा। मिक्स मतलब जैसे कि प्रपोर्शन के क्वेश्चन डाल दिए, कॉइन्स के क्वेश्चन डाल दिए, तो आज आपका टेस्ट पूरा है, ये समझ लो आप एक तरीके से। तो 11 बजे वाली क्लास में जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनका आप आइएगा, हम दो हाथ करते हैं, मजा आएगा। 6:30 बजे टेस्ट जरूर दो, छोटा सा होता है लेकिन इंप्रूवमेंट बड़ा होता है सर, ठीक है। रात को 8 बजे मॉक टेस्ट अपने चल रहे हैं CBT 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए। आपको बस पढ़ाई पर ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें आपकी मेहनत आपकी डिसाइड करने वाली है, ठीक है। चलिए, और अनअकैडमी पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं साहिल 10 कोड लगाकर, जहां पर मेरा नया कोर्स आ रहा है जो कि लॉन्च भी हो गया है, ठीक है। आपको बस आज ही जुड़ना है, जिससे कि आप मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए विजन देख सके कि यार ये सब पढ़ाने वाले हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं, सारी सब्जेक्ट मिलेंगी, सारा नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाना है, SSC एग्जाम्स पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 24 महीने का कोर्स लेना है और साहिल 10 लगा देना है। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे, प्रोसीड टू पेपर चले जाना, अप्लाई कर देना, बस जुड़ जाओ बस साहिल 10 लगाकर। आज के डाउट फीचर अगस्त में आपका जो है ये ऑफर है वो मिल जाएगा, लेकिन जुड़ना अभी है, क्योंकि फिर मैंने शुरुआत कर देनी है, फिर आपका रह जाना है, फिर बाद में कहोगे सर कैसे करूं कैसे करूं। तो आप जुड़िए अभी, ठीक है, साहिल 10 लगाकर। और कॉम्बैट अगर देते हो तो भी आप साहिल 10 लगा सकते हो। तो लाइक करिए, शेयर करिए, 12:30 बजे मिलेंगे, टेस्ट में मिलेंगे, और लाइक जरूर करते रहें, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं आपके बहुत काम आने वाले हैं पेपर में। दूसरी बात, कल से एज शुरू हो जाएगा आयु। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। लव यू, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय। टेस्ट जरूर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी। लव यू, बाय।